चलिए, तो क्लियर है यहाँ पर। तो आज के इस लेक्चर में हम पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा वॉइस का इशू था, अब ठीक है आई थिंक। तो इसमें हम पाषाण काल पढ़ने वाले हैं और मध्य प्रदेश का पाषाण काल इसमें हम कवर करेंगे, जो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, किसी भी एग्जाम में, ईएसबी जिसका व्यापम का नाम हो गया है, तो कोई भी एग्जाम हो उसमें ये उपयोगी है। अभी वॉइस आ रही होगी क्लियर। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में पाषाण काल की। अब देखो, मध्य प्रदेश में पाषाण काल की घटना किस समय होगी? जिस समय भारत में घटित हो रही होगी, इसमें कोई अलग से तो बात है ही नहीं। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल भारत के समकालीन ही माना जाता है। अब पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब होता है बेटा पत्थर। सबने पत्थर मारे हैं, कोई पत्थर से ना मारे, आपने गाना भी सुना होगा। तो पत्थर का अलग अलग यूज होता है। इस समय पत्थर का यूज होता था औजार बनाने के लिए। तो पाषाण काल वह एज था जब पत्थर का उपयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अब ये जो पाषाण काल है, इसको प्राक ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है, क्योंकि यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल था। क्या था? मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल कहलाता है पाषाण काल। पाषाण काल की अवधि की बात करो तो जब से मानव की उत्पत्ति हुई, प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व या फिर कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व तक यह चला जाता है। तो ये क्या है? ये इसका समय माना जाता है पाषाण काल का। अब देखो, पाषाण काल मतलब कि पत्थर का वह काल था। इस समय क्या हो रहा था कि जो भी मानव थे वो औजारों बनाने के लिए पत्थर का यूज करते थे। उन्हीं औजारों से क्या करते थे? फिर शिकार करते थे, बाकी सब काम अपने करते थे। अब ये जो पाषाण कालीन जीवन था, कैसा जीवन था? मानव मान लो था इस समय, उसके पास कुछ नहीं था। देखो, इस समय क्या था मानव के पास? याद रखना, क्या नहीं था? कोई स्थायी निवास नहीं था। तो सर कहाँ रहते थे? तो इसका नाम है पाषाण काल। याद रखना, पत्थरों की गुफाओं में। तो गुफाओं में इस समय ये रहते थे। मानव कहाँ रहता था पाषाण काल में? याद रखना, गुफाओं में, और साथ साथ नदी किनारे यह गुफाएं होती थी। अब नदी किनारे गुफाओं में मानव क्यों रहता था? क्योंकि बेटा यहाँ पर आते थे जानवर पानी पीने। मानव क्या खाएगा? खाना तो चाहिए। तो मानव क्या करता था? नदी किनारे जानवर आते थे पानी पीने, इनका शिकार करता था। तो इस समय याद रखना, मानव शिकारी था। क्या था? शिकारी था। और मतलब इसको बोलते हैं आखेटक। और शुरुआत में तो, प्रणाम ललिता, याद रखना शुरुआत में तो मानव के पास निवास नहीं था, तो खेती होती नहीं थी, तो शिकार करके खाता था। तो याद रखना, इस समय खेती नहीं थी। और क्या था सर इस समय? इस समय देखो, मानव के पास कपड़े भी नहीं थे, तो क्या पहनता था मानव? तो पेड़ पत्तों की छाल या फिर पशुओं के खोल, पशुओं के खोल, ठीक, पेड़ पत्तों की छाल वगैरह इस समय मानव पहन लेता था। और फिर क्या था? वही था, जंगल आला था, जंगल में कुल मिला के। और क्या था? और कुछ नहीं था। ये बात याद रखना, इस समय भाई कोई नील कटर नहीं था कि नाखून काट लिए जाएं, कोई ठीक कटिंग वाला नहीं था कि उससे बाल कटवा लिए जाएं। तो बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे इस समय। तो कुल मिला के भालू जैसा इस समय मानव रहता था। तो ये बात हुई कब की? ये बात है पाषाण काल की। आगे बढ़ेंगे तो देखो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाषाण काल का डिवीजन किया गया, जैसा कि इंडिया में किया गया। तो पाषाण काल को देखो, एक तो पुरा पाषाण काल में बांटा गया, एक मध्य पाषाण काल में बांटा गया, एक बांटा गया नव पाषाण काल में। तो पाषाण काल को पुमना में बांट दिया गया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 पार्ट में बांट दिया, पुमना में बांट दिया पाषाण काल को। हेलो विस्की वर्ल्ड, स्वागत है आपका। तो यहां पर आप समझ गए ना, 3 पार्ट में बांट दिया। अब अवधि क्या थी? तो देखो, ये जो पुरा पाषाण काल है, 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व रहा इसका समय काल। समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लो, यदि पूछा जाता है कभी तो बता देना। ये मध्य पाषाण काल 10,000
ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है और नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हम बोल सकते हैं। तो ये 3 टाइप से बांटा गया पाषाण काल को, पुमना में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब देखिए, ये जो पुरापाषाण काल है मतलब कि पैलियोलिथिक जो एज है, ठीक, पैलियो मतलब कि, ठीक, यहां पर याद रखना, ठीक, पैलियोलिथिक मतलब कि पुरापाषाण काल। तो इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया। सबसे पहले तो निम्न पुरापाषाण काल मतलब कि पुरापाषाण काल में भी पहला स्तर, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल। तो याद रखना पुरापाषाण काल के 3 डिवीजन मिलते हैं। एक तो मिलता है निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल। ये चीज समझ गए। अब ये देखो, निम्न पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बीच में जो मध्य पुरापाषाण काल है इसको संक्रमण काल कहा जाता है। वैसे ही इस पुरापाषाण काल और इस नवपाषाण काल के बीच में ये जो मध्य पाषाण काल है इसको भी संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि ये बीच का काल है भाई। इसमें यहाँ की भी विशेषताएं हैं और यहाँ की भी विशेषताएं हैं। ना तो मानव इनको छोड़ पा रहा है, ना पूरी तरह इनको अपना पा रहा है, तो ये कहलाता है मध्य पाषाण काल। मतलब क्या है? बीच का काल। यहां तक क्लियर है ना सबको? आगे बढ़े, अब एक एक करके सबकी डिटेल देखते हैं। तो हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो याद रखना, पुरापाषाण काल को हमने देखा था कि हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में हमने बांटा है। उसमें भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में हम बांट देते हैं। अब देखो, ये जो समय था, इस समय मानव कहां रहता था? नदी किनारे, नदी किनारे गुफाओं में निवास करता था। करता था ना? बोलो हाँ सर, अभी बात करके आए। तो यदि हम बात करें कि पुरापाषाण काल में इन स्थलों के साक्ष्य हमें कहां पर मिलेंगे, तो याद रखना नदी घाटियों में, नदी घाटियों में हमें साक्ष्य मिलेंगे। तो इनकी हम अब बात करेंगे। तो निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। देखो, निम्न पुरापाषाण काल मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य कहां मिले हैं? याद रखना, नदी घाटियों में, जमाव के रूप में और गुफाओं के रूप में, 2 चीजों में। नदी घाटियों में इनके साक्ष्य कहां मिले हैं? नदी घाटी और गुफाओं। अब ये जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसको देखो, इसके साक्ष्य नदी घाटियों में मिले हैं। तो यहां पर अलग अलग नदी घाटियां दी गई हैं। तो कौन कौन सी नदी घाटी में हमें साक्ष्य मिले हैं? तो हम देखते हैं, यहां लिखा हुआ है नर्मदा, यहां लिखा है चंबल, यहां लिखा है सोनार और यहां लिखा है सोन। अब देखो, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आजकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, डीप क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो देखो, यहां पर नर्मदा नदी के उत्खनन, मतलब नर्मदा नदी के आसपास खोज और उत्खनन का श्रेय किन किन को जाता है? तो इसमें एक तो आरबी जोशी है, सांकलिया है, सुपेकर है और क्राउन है। कौन है? आरबी जोशी है, सुपेकर है, क्राउन है और सांकलिया है। याद रखना। तो देखो, जोशी, सांकलिया, सुपेकर और क्राउन, ये आपको याद रखने हैं। इन्होंने नर्मदा घाटी का उत्खनन किया था। चंबल में देखो, बांकड़कर और त्रिवेदी, BN बांकड़कर, HB त्रिवेदी जो है, इन्होंने चंबल घाटी में उत्खनन किया। इनके नाम याद रखना है, भूलना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे, ठीक। तो चंबल की क्या है? बात ही तीसरी है। चंबल की क्या है? बात तीसरी। तो चंबल आएगा, बा से आएगा, यहां पर बात में बा से लेना, बांकड़कर, और यहां पर तीसरी को ऐसे लिखना और तीसरी से लिखना त्रिवेदी। तो अपन बोलते हैं ना, अरे यार उनकी तो बात दूसरी है, लेकिन चंबल की बात तीसरी है भाई। ये बात याद रखना, चंबल की बात तीसरी है, ये आपको याद रखना है। सोनार में देखो, आरबी जोशी। आप किसी भी व्यक्ति से मिलोगे, यदि उसने सोना पहना हुआ है, वो अलग से ही जोश में रहेगा। तो जिसके पास सोना है वो जोश में रहता है। तो याद रखना, सोनार, आरबी जोशी। सोनार नदी का उत्खनन किसने किया है? आरबी जोशी ने यहां पर उत्खनन और सर्वेक्षण किया है। यदि मैं आपसे बात करूं सोन नदी की, तो यहां पर सोन का है
निसार अहमद और GR शर्मा। तो देखो यहां पर क्या है कि मान लो बबलू है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है बबीता, तो बबलू क्या देगा, बबीता को सोना, क्योंकि वो उस पर निसार है और जैसे ही बबीता ने सोना लिया वो शर्मा गई। तो ये से याद रखना है आपको कि सोन नदी का यहां पर निसार अहमद ने और GR शर्मा ने, ये आपको याद रखना, ये भूलना नहीं है। ठीक है, अपन कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, अपन इसको कर लेते हैं, ठीक, ब्लैक कर लेते हैं। यहां पर क्लियर हो गई ना चीजें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चंबल की बात तीसरी है, यहां पर आपने देख लिया, सोन वाली ट्रिक आपको पता चल गई, सोनार वाली भी आपको पता चल गई, जो सोनार पहनता है वो जोश में रहता है। फिर नर्मदा वाली याद रख लेना, RB जोशी, सांकलिया, सुपेकर और क्राउन। चलो आगे बढ़े। अब देखो निम्न पुरा पाषाण काल जो है, इसके साक्ष्य हमने देखा था कि नदी घाटियों पर मिले हैं। तो सबसे पहले देखो नर्मदा नदी घाटी, ये लिखा हुआ है नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी स्थल यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो अलग अलग स्थल भी लिखे हुए हैं, क्या आप लोगों को ये स्थल दिख रहे हैं, शो हो रहा है ना, ये स्थल प्रॉपर रूप से विजिबल है, क्योंकि यहां पर फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है। तो यहां पर देखो भुतरा, भुतरा कहां पर है, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर में भुतरा स्थित है, याद रखना। और यहां से सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो सबसे प्राचीन कौन है, भूत, ये याद रखना, भुतरा नरसिंहपुर में है, सबसे प्राचीन पाषाण कालीन उपकरण भुतरा से मिले हुए हैं। इसके बाद आता है महादेव पिपरिया, महादेव पिपरिया कहां पर है, महादेव पिपरिया भी नरसिंहपुर में ही स्थित है। और यहां से जो उपकरण के साक्ष्य मिले हैं उनको महादेवियन संस्कृति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, महादेवियन संस्कृति नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब ये जो महादेवियन संस्कृति है, इसकी खोज किसने की थी, याद रखना, सांकलिया, HD सांकलिया और सुपेकर ने। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बिल्कुल क्लियर है आपको याद करने के लिए, ठीक, शॉर्ट में पॉइंट्स हमें याद कर लेने हैं, तो ये आपको याद यहां से हो जाएगा। अगला स्थल है नेतन खेड़ी। अब देखो नेतन खेड़ी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन बस मिली है कि यहां से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और नर्मदा घाटी में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल नेतन खेड़ी किस नदी घाटी में है, तो आप बता दोगे कि ये नर्मदा नदी घाटी में है। नर्मदा नदी घाटी में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें जाने वाली नहीं है। अब बात करते हैं हथनौरा की। उससे पहले देखो दुर्कीड़नाल, ये कहां पर है, महेश्वर में है। दुर्कीड़नाल कहां पर है, महेश्वर में है, इतना याद रख लो। 1935 में 1935 में टेरा और पीटरसन ने नर्मदा का सर्वेक्षण किया था। तो यहां पर टेरा पीटरसन ने 1935 में क्या हुआ, नर्मदा नदी का सर्वेक्षण किया। भुतरा कहां पर है, नरसिंहपुर में है बेटा। महादेव पिपरिया आपको पता है नरसिंहपुर में स्थित है। नेतन खेड़ी नर्मदा घाटी का हिस्सा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात हथनौरा की। अब देखो ये जो हथनौरा है ये कुछ विशेष है। हथनौरा है कहां, सीहोर में। चलो क्लियर। बात है 1982 की। 1982 में HD सांकलिया क्या कर रहे थे, HD सांकलिया घूमते फिरते पहुंच जाते हैं यहां पर, उनको डली मिलती है एक खोपड़ी। तो यहां पर याद रखना 1982 में 5 दिसंबर 1982, ठीक, ये याद रख लेना। 5 दिसंबर 1982 में क्या हुआ था, अरुण सोनकिया ने
एच डी सांगलिया बोल दिया, सॉरी, अरुण सोनकिया ने, अरुण सोनकिया ने यहां पर एक जीवाश्म की खोज की ठीक। ये जीवाश्म 30 वर्षीय युवती का था, 30 वर्षीय एक युवती की इनसे मुलाकात हो जाती है सोनकिया जी की, और ये होती है एक खोपड़ी, और इसको कहा जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वह मानव था जिसमें रीढ़ की हड्डी का विकास हो गया था और वो सीधा खड़ा हो सकता था। ये चीज क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है 5 दिसंबर 1982 की घटना, जब अरुण सोनकिया जीवाश्म की खोज करते हैं। एक 30 वर्षीय युवती की खोपड़ी से इनकी मुलाकात हो जाती है, खोपड़ी निकलती है 30 साल की, मतलब कि उस युवती की उम्र 30 वर्ष रही होगी। वह युवती होमो इरेक्टस प्रजाति की थी, ये आपको याद हो गया। अब यहां से देखो, हथनौरा से विलुप्त हाथी स्टे गार्डन का साक्ष्य मिला है, ये भी याद रख लेना। तो ये जो महिला थी, शायद हाथी इसके साथ चलते थे, इसलिए याद रख लेना। एवं सबसे प्राचीनतम जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुआ है। तो सबसे प्राचीनतम मानव जीवाश्म, और वो क्या है, ये खोपड़ी। तो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो है नहीं? अगर डाउट हो तो अभी बताओ, फिर उसको दोबारा क्लियर कर देंगे। बाकी अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा किसी एग्जाम में नहीं जाएगा, 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। यदि नंबर कट जाए तो नंबर वापस, ठीक। बढ़वाने का काम हम करेंगे, सारे सोर्स लगाकर आपका नंबर बढ़वाएंगे, लेकिन नंबर बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है ना। उत्तरा को याद रहेगा, नरसिंहपुर में महादेव पेपरिया याद रहेगा, नरसिंहपुर में महादेवी संस्कृति कहा, सांकलेश्वर ने इसकी खोज की। नेतनखेड़ी नर्मदा घाटी में है। हथनौरा याद रखना सीहोर में स्थित है, 5 दिसंबर 1982 की घटना है। अरुण सोनकिया ने 30 वर्षीय होमो इरेक्टस युवती का यहाँ पर जीवाश्म खोजा था। दुर्कीड़नाल कहाँ पर है, महेश्वर में। टेरा पीटरसन ने 1935 में नर्मदा नदी घाटी में सर्वेक्षण किया था। अब बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। एक मिनट, ठीक है। अब ये अपन ने कर लिया, अब इसको क्या करना है, इसको करेंगे हम यहाँ पर क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अन्य नदी घाटियां पढ़नी है। तो ये आप लोग को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो आगे इसको साफ करते हैं, सारे इसको क्लियर कर देते हैं। चलो यही यही देखते हैं, ठीक। चलो, तो इसको काट के यहां पर अपन बाकी जो नदी घाटियां उनको देखते हैं। तो अब देखो, चंबल नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, ये निम्न पुरा पाषाण काल की ही अभी बात हो रही है। चंबल नदी घाटी की हम बात करते हैं, तो चंबल नदी घाटी का उत्खनन बीबी लाल और एस के श्रीवास्तव ने किया था। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, बस ज्यादा नहीं है। बीबी लाल, बस नाम याद रखना है, और एस के श्रीवास्तव, चंबल नदी घाटी का उत्खनन, ठीक। अब चंबल नदी घाटी आप सब जानते हो कहां पर, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र था, यहां पर चंबल नदी घाटी का क्षेत्र था। दूसरा यहां पर देखो बेतवा नदी घाटी, दूसरी है बेतवा नदी घाटी। ये कौन से स्थल है, कमेंट करके बताओ, किस काल के स्थल की बात हो रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो ये देखो, याद रखना यहां पर कि बेतवा जो है इसी घाटी में स्थित है भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका की खोज किसने की थी, 1957 की बात है, बांकड़कर ने खोज की थी। बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये याद रखना, बेतवा नदी घाटी में
खोज की थी 1957 में, किसकी? भीमबेटका की। बांकड़कर ने। यहां से वयस्क होमोसेपियंस का साक्ष्य मिला है, वयस्क होमो सेपियंस का साक्ष्य। इसके बाद अगली नदी घाटी कौन सी आ जाती है? अगली नदी घाटी आ जाती है, याद रखना, अगली नदी घाटी आ जाती है हमारी सोनार नदी। और सोनार नदी का आप सबको पता है, सोनार नदी जिसके पास सोना होता है वो जोश में होता है, तो सोनार नदी आ जाएगी। किसने खूब की थी खोज? जोशी ने। और अंत में आती है सोन नदी। तो ये चौथी नदी है। तो अब सोन नदी का याद रखना, निसार अहमद ने इसकी खोज की थी। यहां पर कुनझुन और ललनहिया दो क्षेत्र थे, कुनझुन और ललनहिया, ये दो स्थल आपसे पूछे जाएंगे कहां पर थे, तो आप बताओगे सोन नदी घाटी में ये दो स्थल थे। और यहां पर एक 4 स्थलीय, बहुत अच्छे गौरी, अंशिका, ठीक है, यहां पर एक 4 स्तरीय जमाव पाया जाता है, 4 स्तर जमाव, जिसको कहा जाता है, पहला जमाव था सिहावल, दूसरा था पटपरा, फिर था बाघौर जमाव, और फिर था सिहोही। ठीक, तो ये 4 स्तरीय जमाव यहां पर पाया जाता है। सिहोही को खतोही भी कहा जाता है, तो इसको खतोही लिख लेना। ठीक, तो ये क्या है? 4 स्तरीय जमाव कहां मिला है? सोन नदी में ये 4 स्तरीय जमाव मिला है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सब लोग नोट्स बनाते जाना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इसकी बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। मध्य पुरापाषाण काल की, अभी निम्न पुरापाषाण काल की बात चल रही थी, अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो देखो, मध्य पुरापाषाण काल जो है, निम्न पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बीच एक संक्रमण का काल था। इस काल को फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। ये वाला जो काल है, याद रखना इसको, फलक संस्कृति का काल कहा जाता है। इसको नेवासियन चरण भी कहा जाता है। अब क्यों कहा गया नेवासियन चरण? क्योंकि इसका जो स्थल है, प्रवरा नदी जो है महाराष्ट्र में, उसके नेवासा नाम के स्थान पर खोजे गए, तो इसको नेवासियन चरण या नेवासियन संस्कृति भी कहा जाता है। बहुत अच्छे, अंशिका। तो यहां पर देखो, सोनार ब्यारमा, सोनार नदी, ब्यारमा नदी यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। तो सोनार और ब्यारमा मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। इतना बस आपको याद रखना है इसके बारे में। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। देखो, उच्च पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल का अंतिम बिंदु था या फिर उच्चतम स्तर था। इसके साक्ष्य सोन नदी में, सोन नदी। अब सोन नदी का उत्खनन किसने कराया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सोन नदी का उद्गम, सॉरी, ये उद्वचन किसने किया। ठीक, तो यहां पर याद रखना, सीधी और शहडोल में, सीधी और शहडोल में इसके साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। तो उच्च पुरापाषाण काल, सोन नदी, सीधी और शहडोल में इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। भीमबेटका में बहुत सारे रंग, लगभग 16 रंग की चित्रकारी मिली है भीमबेटका में, लेकिन जो नीले रंग के पाषाण खंड हैं, कौन से? नीले रंग के
यहां है नीला, हाँ है, ठीक। नीले रंग के पाषाण खंड जो भीमबेटका में मिले हैं इसी काल के हैं। तो भीमबेटका में लगभग 16 रंग की चित्रकारी मिली है, लेकिन जो नीले रंग के, याद रख लेना, जो पाषाण खंड हैं या फिर जो गुहा में चित्रकारी है वो इस काल की है। बहुत अच्छे गौरी, निसार अहमद और जीआर शर्मा। चलो अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल पर। मध्य पाषाण काल क्या है? संक्रमण काल है। ये क्या है? एक संक्रमण काल है। भारत में इसके उद्वचन या फिर इसकी, ठीक, जो खोज है या उत्खनन का श्रेय जॉन इवांस को दिया जाता है, जॉन इवांस को दिया जाता है। जबकि जिस पुरा पाषाण काल को हम पढ़कर आए हैं उसकी खोज रॉबर्ट बुशफ्रूट ने की थी। तो जॉन इवांस ने क्या किया? इस संक्रमण काल को खोजा था। इसे संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच का काल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण काल कहा जाता है। अब इस समय क्या हुआ था? मानव ने पशुपालन सीख लिया था, और पशुपालन सीखा तो सबसे पहले याद रखना कुत्ते को पालतू बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया। यहां पर स्थायी निवास नहीं, मतलब की खेती नहीं थी, मतलब की खेती भी नहीं थी। यहां पर जो हथियार चलते थे उनमें थोड़ा सुधार हुआ प्राचीन समय में, याद रखना पुरा पाषाण काल में, ठीक। पीसीसी, पेबल चॉपिंग चापर, ये कब चलते थे? पुरा पाषाण काल में। यहां पर माइक्रोलिथ नाम का एक छोटा सा हथियार आया। कौन सा? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ नाम का एक छोटा सा हथियार आया, और माइक्रोलिथ की फैक्ट्री किसको कहा गया है? वह स्थान है मध्य प्रदेश में, उसको कहते हैं आदमगढ़। तो आदमगढ़ को क्या कहा जाता है? याद रखना माइक्रोलिथ की फैक्ट्री कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था, तो कुत्ते को पालतू बनाया गया सबसे पहले। यहाँ पर स्थायी जीवन नहीं था, मतलब खेती यहाँ पर नहीं होती थी, ये आपको याद रखना है। स्थल देखो, आदमगढ़, भीमबेटका और बड़ा शिमला पहाड़ यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। यदि हम बात करेंगे आदमगढ़ के बारे में, तो आदमगढ़ स्थित कहां पर है? नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम में है। खोज 1920 में इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी मनोरंजन घोष ने। अब आपका वैसे भी देखो, आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आपका मनोरंजन हो नहीं रहा होगा, कैसे याद करें? आदमगढ़, आदम मतलब क्या होता है? आदमी होता है ना, आदमी। गढ़ मतलब होता है किला, और किले में क्या करते थे? राजा, राजा करते थे किले में मनोरंजन। और जैसे ही अटैक हुआ और राजा ने वहां से भागा, मतलब राजा हुआ 9-2-11। तो ये आपको याद रखना है। तो मनोरंजन घोष ने 1920 में इसकी खोज की थी। तो फिर सर हम तो अभी तक कुछ और ही पढ़ते आए हैं, ठीक। आप क्या पढ़ते आए हो अभी तक? ठीक, आरबी जोशी और एमडी खरे आप पढ़ते आए हो। तो बेटा याद रखना 1960 में आरबी जोशी और एमडी खरे ने उत्खनन कराया था। तो आदमगढ़ का उत्खनन 1960 में आरबी जोशी और एमडी खरे ने कराया था। यहां पर याद रखना सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य सबसे प्राचीन 2 जगह से मिले हैं, एक तो है आदमगढ़, दूसरा है बागौर, जो कहां पर है? राजस्थान में। तो 2 जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर पशुपालन के साक्ष्य हैं, तो याद रखना मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं यहां पर, सबको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे, बहुत सरल है, इजीली आप यहां से पिक कर सकते हो।
नीचे लिखा हुआ है भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ? ठीक, भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका स्थान है रायसेन। खोज कब हुई? भीमबेटका की खोज कब हुई? 1957। किसने की? बांकड़कर ने। अब बांकड़कर को याद रखना, भारत में कुछ माना जाता है और वो माना जाता है भारत में पाषाण जो कला थी उसका पितामह कहा जाता है। तो बांकड़कर भारत में पाषाण कला के देखो यहां पर याद रखना भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका में 16 रंग की चित्रकारी मिलती है। चलो मिल गई 16 रंग की चित्रकारी। सबसे ज्यादा सफेद व लाल रंग मिला है, ये भी हो गया। सबसे प्राचीन कौन सा है बेटा? नीले रंग का है, जिसकी अभी बात करके आए थे। तो सबसे प्राचीन यहां पर जो रंग है वह है नीला रंग। तो ये भीमबेटका के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो भीमबेटका से याद रखना, एक तो क्या है, ऑडिटोरियम कैब या फिर सभागृह गुफा मिली है, सभा गुफा मिली है जहां पर सभा होती थी सभी की। तो एक सभागृह गुफा। दूसरा, भीमबेटका से श्रम विभाजन का साक्ष्य मिला है। श्रम विभाजन मतलब कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना ताकि वो कार्य आसानी से और कम समय में हो जाए। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? अब भीमबेटका में सबसे प्रसिद्ध चित्र यदि मैं आपसे बोलूं तो क्या है? भीमबेटका में सबसे प्रसिद्ध चित्र है सुअर का। प्रसिद्ध चित्र याद रखना, सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध चित्र भीमबेटका में सुअर का माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बराह और गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन भी मिलता है। सबसे प्राचीन यदि आपसे पूछा जाए गणेश जी का चित्रांकन कहाँ मिलता है, बराह कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे प्राचीन बराह व गणेश का चित्रांकन यहीं से मिला है। तो ये क्या है आपके लिए, लगभग यहां से सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। यहां पर कई शैलाश्रय भी मिले हैं। एक तो जोरो द्वीप मिला है। कौन सा? जोरो द्वीप, जोरो जोरो थी द्वीप एक यहां से। दूसरा जम्बू द्वीप का शैलाश्रय। ठीक, तो ये शैलाश्रय वगैरह प्राप्त हुए हैं। तो ये भीमबेटका के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। अब देखो नवपाषाण काल में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था। नवपाषाण काल को चाइल्ड ने नगरीय पाषाण क्रांति कहा। नगरीय पाषाण क्रांति किसने कहा? चाइल्ड ने कहा था। ये जो शब्द आप देखते हो ना, पाषाण शब्द, नव पाषाण शब्द, ये जो पूरा शब्द है किसने दिया था? लुबाक ने दिया था। और इसका नव पाषाण काल का जनक माना जाता है प्राइमरेज को। प्राइमरेज को इसका श्रेय दिया जाता है, किसका? नवपाषाण काल का। अब देखो नवपाषाण काल ऐसा समय था जब मानव ने लगभग सब कुछ सीख लिया था। यहां पर मानव को पशुपालन भी आता था, ठीक है, खेती आती थी, ठीक है, स्थायी जीवन हो गया था, यह भी बढ़िया है। भारतीय महाद्वीप में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है जहां से गेहूं की प्राप्ति हुई है। ये चीज क्लियर है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है जहां से गेहूं मिला है। ये आपको याद रखना है।
अब स्थल देखो, मध्य प्रदेश में बात करो तो हटा, संग्रामपुर, ये कहां पर है? दमोह में। दमोह में हटा और संग्रामपुर जो हैं इस काल के स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा मामा भांजा शैलाश्रय कहां पर है? मामा भांजा, मामा भांजा शैलाश्रय कहां पर है? कमेंट करके बताओ, नोट्स में दिया है, ये आप पर बनना चाहिए। इसके अलावा भोपाल में प्रमुख शैलाश्रय हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई ना आप लोगों को। इसके अलावा देखो मनुआ भान टेकरी हो गया, मनुआ भान टेकरी, श्यामला हिल्स, कहां पर है? ये है भोपाल में। यदि मैं आपसे बोलूं कि लमेटा हिल्स, कहां पर है? जबलपुर में। इसके अलावा यहां पर एक और है तिलवारा घाट, इसी काल के स्थल माने जाते हैं, सब नवपाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। बहुत अच्छे, मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में है, बहुत शानदार। चलिए अब देखो, बात है ये समझ गए ना। अब बात है महापाषाण काल की, कि महापाषाण काल क्या होता है। महापाषाण, देखो महा लिखा है, पाषाण लिखा है, मतलब कि बड़े बड़े पत्थर। तो बड़े बड़े जो पत्थर का काल है इसको कहा गया है महापाषाण काल। अब ये बड़े बड़े पत्थर क्यों थे सर? तो याद रखना, कब्र के लिए बेटा, कब्र के लिए, कब्र आप सब जानते हो। तो कब्र के लिए उस समय महापाषाण यूज किया जाता था। ये मुख्यतः दक्षिण भारत की संस्कृति थी। कहाँ की थी? दक्षिण भारत की संस्कृति थी, दक्षिण भारत की संस्कृति इसको माना जाता है। तो सर इसके क्या साक्ष्य हैं? इसके मध्य प्रदेश में भी साक्ष्य है, याद रखना, रीवा, भिंड, ग्वालियर और मुरैना, यहां पर ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको जिले याद रखने हैं और आपको स्थान याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको याद रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई डाउट भी यहां तक नहीं है। आगे बढ़े, चलो। मध्य प्रदेश में शैलाश्रय और शैलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। मध्य प्रदेश में शैलाश्रय और शैलचित्र, लेटेस्ट क्वेश्चन यहां से बनने लगे हैं। तो हम याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने यहां पर सर्वेक्षण किया, तो मध्य प्रदेश में 34 ऐसे जिले मिले जहां शैलचित्र है। तो मध्य प्रदेश में 34 ऐसे जिलों की खोज हुई है जहां पर शैलचित्र है। इसमें से याद रखना 25 जिले तो विंध्याचल पर्वतमाला में है और 9 जिले सतपुड़ा पर्वतमाला में आते हैं। 25 विंध्याचल में आएंगे, 9 कहां पर आएंगे? सतपुड़ा पर्वतमाला में आएंगे, इसको याद रखना। मध्य प्रदेश के शैलचित्रों की खोज किसने की है? हंटर और गार्डन ने। VIMP लगाओ इस पर, यह प्रश्न पूछा जाएगा। हंटर और DH गार्डन ने इनकी क्या की है? इनकी खोज की है। कुल मिलाकर 34 जिलों में पहचान है, 25 यहां पर विंध्याचल में है, 9 आपके सतपुड़ा में है। गार्डन और हंटर ने खोज की है। और सबसे ज्यादा शैलचित्र रायसेन जिले के पास है, क्योंकि भीमबेटका वही है जहां पर सबसे ज्यादा शैलचित्र मिले हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा शैलचित्र रायसेन जिले में भीमबेटका के आसपास है। और भीमबेटका से भी पुराने शैलचित्र मुरैना के पहाड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मुरैना के पहाड़गढ़ से सबसे प्राचीन शैलचित्र मिले हैं, याद कर लो इसको। कुछ शैलचित्र हम देखते हैं, जैसे लिखी छाज शैलाश्रय करसम मुरैना में है। अब देखो लिखी, सब कहते हैं तुम्हारी मौत लिखी हुई है, इट मीन्स मतलब मजाक कर रहा हूं, ठीक, तुम्हारी नहीं, सब ये डायलॉग चलता है कि आपकी मौत लिखी हुई है, हम सबकी मौत लिखी हुई है। तो लिखी मुरैना, मुरैना मतलब कि मरना। तो लिखी छाछ कहां पर है? मुरैना में। लिखी दंत शैलचित्र कहां पर है? चंदेरी में। अब देखो दांत, जैसे ही आपके दांत खराब हो जाते हैं
तो आप क्या करते हो, उसमें चांदी भरवा लेते हो। तो आप चांदसी डॉक्टर के पास जाते हो चांदी भरवाने के लिए। तो ऐसे आपको याद रखना है कि लिखी दंत जो है दांत में भरी जाती है चांदी, तो चंदेरी में है। जिरी शैलाश्रय कहां पर है, कटनी। आपको कोई भी चीज काटनी हो यदि, तो आप दांतों से काटते हो और दांतों में फिर होती है झंझनाहट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो यूज कीजिए सेंसोडाइन, इसमें नमक है। कोलगेट, इसमें नमक है। यहां पर झंझनाहट नहीं होती है जब आप आइसक्रीम खाओगे, अगर ये वाला टूथपेस्ट आप करते हो। तो झंझनी, यहां पर झंझनाहट होगी जब कुछ आप काटोगे, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, तो कटनी आ जाएगा। रानी माची शैलाश्रय, भाई जितनी भी रानियां रहती हैं सबके सिर पर सींग होते हैं और सींग पर सबको उठाए रहती हैं। तो रानी क्या है, राजा को सींग मारती है। तो रानी माची शैलाश्रय सिंगरौली में है, ये आपको याद रखना है। मामा भांजा शैलाश्रय, मामा ने कहा चल भांजे तुझे घुमाने ले चलता हूं, भांजा बोला पचमढ़ी जाऊंगा, मामा बेहोश। तो मामा भांजा शैलाश्रय कहां पर है, पचमढ़ी में। ये हो गया। पुतली का दाता छतरपुर। देखो छठ एक त्योहार चलता है, छठ, तो छठ के त्योहार पर बनाई जाती है माता जी की पुतली। तो याद रखना, पुतली का दाता। या तो फिर दाता से सब लोग क्या करो, छत मांगो कि छत नहीं है, छत चाहिए। तो ये पुतली का दाता छतरपुर में। गाट खेड़ा है जबलपुर में। गाट खेड़ा कहां पर है, गाट खेड़ा आपका जबलपुर में पाया जाता है। राम छज्जा रायसेन में। तो राम राय आपने सुना होगा, राम राय। तो राम छज्जा रायसेन, राम छज्जा रायसेन, राम छज्जा रायसेन, क्लियर है। खुशियार घाटी रीवा में। रीवा के लोग क्या होते हैं, बहुत होशियार रहते हैं। और होशियार हैं मतलब कि खुशियार हैं, तो खुशखुशाते हैं आपस में। तो ये रीवा हो जाएगा, ठीक। तो खुशियार घाटी कहां पर, रीवा हो जाएगी। यहां पर कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो लश्करिया खोह कहां पर, पचमढ़ी में पाई जाती है। और सितार का एकमात्र चित्रण, ओवरऑल किसी शैल चित्र में सितार का एकमात्र चित्रण मिलता है, वो भी लश्करिया खोह में। और लश्करिया खोह कहां पर है, पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में लश्करिया खोह शैलाश्रय या शैल चित्र पाया जाता है। तो इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ये वाले हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट है, उनको देखो। रायसेन में देखो चील दंता, क्या है, चील दंता। ये देखो चील एक क्या है, जीभ है। इसके बाद देखो हाथी टोल, फिर है पुतली करार। अब देखो पुतली करार और पुतली का दाता। पुतली का दाता कहां पर है, छतरपुर में, याद रखना। पुतली का दाता कहां पर है, छतरपुर में। लेकिन पुतली करार कहां पर है, रायसेन में। राम छज्जा कहां पर है, रायसेन में। सतदारा और भीम बेटिका ये कहां पर है, रायसेन में। तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। चील दंता, हाथी टोल, हाथी गया टोल पर, ठीक। चील मिल गया। पुतली करार, राम छज्जा, सतदारा और भीम बेटका ये कहां पर है, रायसेन में। विदिशा में देखो मासेर गुफा के ब्राह्मी और शंखलिपि के अभिलेख, चुड़ैलन खो। ये चुड़ैलन खो भी, जब विदिशा में चुड़ैल, ठीक है, वो क्या खेलती है, खो खो। तो चुड़ैलन खो कहां पर है, विदिशा में। चुड़ैलन खो जो आपका शैलाश्रय है विदिशा में है, याद रखना। इसके अलावा मासेर गुफा भी विदिशा में है, यहाँ पर ब्राह्मी और शंखलिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भोपाल में देखो लाल घाटी, भाई यहाँ पर बसें रुकती हैं, कोई नहीं भूलेगा, गुफा मंदिर है। मनुआ भान की टेकरी है, बिल्कुल है मनुआ भान की टेकरी। और फिरंगी शैलाश्रय, देखो फिरंगियों को श्रेय दिया था बेगमों ने। बेगमों ने फिरंगियों को क्या दिया था, श्रेय दिया था। तो उनके शैल चित्र कहां पर मिलेंगे, भोपाल में ही, क्योंकि भोपाल की थी बेगम। तो ये आपको याद रखना है। फिरंगी शैलाश्रय आपसे पूछे तो आप तुरंत लगा देना क्या, भोपाल। सीहोर में है बूढ़ा पहाड़। पहले सीहोर देखो, भोपाल जो था सीहोर में शामिल था, सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। उसके बाद आज क्या है सीहोर, आज सीहोर कुछ नहीं है, एक जिला बन के रह गया, भोपाल बन गया राजधानी, तो सीहोर हो गया बूढ़ा। तो याद रखना बूढ़ा पहाड़ कहां पर है, सीहोर में है। नर्मदापुरम में आदमगढ़ है, याद है सबको। जबलपुर में क्या है, गड़ाखेड़ी या फिर गाटखेड़ा, इसको ये एक ही है, ठीक है, याद रखना गाटखेड़ा।
कटनी में झिंझरी है, आपके दांतों में क्या होगी, झंझनाहट होगी यदि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, ऐसे याद करना। मुरैना में एक तो लिखी हुई है मौत, तो लिखी छाछ। दूसरा पहाड़गढ़, और ये पहाड़गढ़ की विशेषता क्या है, यह सबसे प्राचीन है। किससे प्राचीन है, भीमबेटका से भी प्राचीन है। नरसिंहपुर में पुतली खोह, पुतली खोह, देखो पुतली का दाता छतरपुर, पुतली करार रायसेन, और पुतली खोह कहां पर, नरसिंहपुर में। और सागर में आबचंद की गुफाएं। ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो पढ़ा दिया गया है। इसके क्या करना है, आपको नोट्स बना लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, बार बार इनका रिवीजन करना है, 3 से 4 बार इनका रिवीजन करोगे आप इन टॉपिक में मध्य प्रदेश में नंबर 1 रहोगे। किसी भी टेस्ट को आप लगाओगे, इससे बाहर नहीं जा सकता, 100% श्योरिटी के साथ इसी से ही आएगा। अब हम देखते हैं कुछ यहां पर एमसीक्यू। चलो, आपको दिया गया है भीमबेटका से भी पुराने शैल चित्र कहां मिले हैं, जल्दी से आंसर बताओ। सब लोग आंसर बताएंगे, सब आंसर बताइए। थैंक यू नीलेश। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। गौरी ने बोला है मुरैना, और कोई यहां पर कैंडिडेट है, मुरैना, बहुत अच्छे। भीमबेटका से भी प्राचीन शैल चित्र कहां पर मिले हैं, मुरैना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। दुर्कीडनाल स्थल किस नदी घाटी में है, दुर्कीडनाल स्थल जो है किस नदी घाटी में स्थित है, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे अंशिका, अगला आंसर तो चलो। दुर्कीडनाल जो स्थल है किस नदी घाटी में पाया जाता है, दुर्कीडनाल स्थल किस नदी घाटी में है, ये अगला है। आशीष ने बोला है नर्मदा, और कोई जल्दी बताइए। करोड़पति वाला जो टाइमिंग चलता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ऐसा, ठीक। बहुत अच्छे अंशिका, तो ये है नर्मदा घाटी में, तुर्कीडनाल जो स्थल है नर्मदा घाटी में स्थित है, और नर्मदा घाटी में कहां पर है, महेश्वर। चलो, झिंझरी शैलाश्रय कहाँ है, ये तो बहुत अच्छे से बन जाना चाहिए सब पर। बहुत अच्छे गौरी, तो ये वाला जो झिंझरी है सब पर बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आई थिंक किसी को होनी नहीं चाहिए। यदि किसी को दिक्कत है तो उसके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। अब जिसके टूथपेस्ट में नमक होगा वो सही आंसर देगा। बलराम पटेल ने बोला है ए, और कोई है, कटनी, बहुत अच्छे नीलेश, आशीष, मतलब कुल मिलाकर ये बोलो कि सबके टूथपेस्ट में नमक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कटनी। चलो, भुतरा कहां पर स्थित है, भुतरा कहां पर स्थित है, ये एक स्थल है पाषाणकालीन जो कहां पर है, कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छे गौरी, बलराम ने ए कहा है, ठीक। भुतरा कहां पर है, भुतरा जल्दी से बाकी लोग भी बता दो। चलिए, तो ये भुतरा तो आप बता दोगे, आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, तो ही इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखा जाएगा। अदरवाइज फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग फिर शेयर नहीं करते हो, इसलिए शेयर करना है, ठीक है। भुतरा कहाँ पर है, बहुत अच्छे, भुतरा स्थित है नरसिंहपुर में, याद रखना भुतरा कहाँ पर है, नरसिंहपुर में स्थित है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पाषाण काल मध्य प्रदेश से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम की लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और सब्सक्राइब आप अभी देख रहे हो चैनल उसको कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि अब ये क्लासेस रेगुलर आएंगी, और इस क्लास से किसी भी एग्जाम को देकर आओ आप एमपी में, कुछ बाहर नहीं जाएगा। चलिए,
थैंक यू फॉर द पेशेंस। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।